नमस्कार, मैं हूं समृद्ध मिश्रा और आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत की हमारी इस खास पेशकश में। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की पहली और बड़ी अहम खबर के साथ। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने उन खबरों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे लोकसभा सीट छोड़ने के लिए कहा है। पठान ने साफ कहा है कि ना तो ममता बनर्जी ने और ना ही पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने ऐसा कोई आग्रह किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें किसी तरह का आधिकारिक संदेश या बातचीत इस विषय में कभी नहीं मिली है। यूसुफ पठान ने, आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना पुष्टि वाली खबरों को सोशल मीडिया पर फैलाना गलत है। उनके अनुसार पार्टी की अंतिम बैठक में भी इस तरह की किसी राजनीतिक योजना या सीट छोड़ने की चर्चा वो नहीं हुई है। उन्होंने अपील की है कि केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा किया जाए। यह विवाद तब शुरू हुआ जब 4 जून को एक बंगाली अखबार में यह दावा किया गया था कि ममता बनर्जी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान सौरव गांगुली से कहा था कि वो यूसुफ पठान को बहरामपुर लोकसभा सीट छोड़ने के लिए मनाएं ताकि उपचुनाव के जरिए ममता बनर्जी संसद तक पहुंच सकें। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल वो काफी ज्यादा तेज हो गई थी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीएमसी से जुड़े सौरव गांगुली ने भी इस पूरे मामले पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट और एक औपचारिक पत्र जारी कर कहा है कि उन्होंने ना तो ममता बनर्जी की ओर से यूसुफ पठान को कोई संदेश दिया है और ना ही ऐसी कोई बातचीत हुई है। गांगुली ने, आपको बता दें, मीडिया से अपील की है कि बिना सत्यापन के खबरें प्रकाशित ना की जाए और उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका राजनीति से कोई सक्रिय संबंध नहीं है। इसी बीच आपको बता दें, बहरामपुर सीट को लेकर राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई थी। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में यूसुफ पठान ने इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को लगभग 85,000 वोटों से हराया था। यह सीट लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन अब इसे टीएमसी के लिए एक मजबूत या यूं कहें कि सेफ सीट के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ममता बनर्जी फिलहाल विधानसभा और राज्यसभा दोनों में सक्रिय भूमिका में नहीं है, जिससे उनकी राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें बढ़ रही हैं। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि वो फिलहाल नहीं हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में टीएमसी के भीतर कथित असंतोष और गुटबाजी की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और अधिक गर्मा गया है। पार्टी ने हाल ही में, आपको बता दें, कि इन सभी दावों को खारिज किया है। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल में भी, आपको बता दें, यूसुफ पठान की जगह अभिषेक बनर्जी को शामिल किए जाने पर मामला चर्चा में आया था, जिसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं या यूं कहें राजनीतिक वाक्य भी वो सामने निकल कर आ रहे थे। अब आखिरकार यूसुफ पठान ने सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कुछ संदेश दिया है, वो पहले आपको सुनाते हैं। हेलो दोस्तों, आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहता था कि पिछले कई समय से एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रहा है कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से कहा कि बहरामपुर लोकसभा से उनके एमपी पद से रिजाइन कर दे ताकि वो लोकसभा इलेक्शन लड़ सके वहाँ से। मुझे ममता बनर्जी ने कभी भी ये बात नहीं की। लास्ट मीटिंग भी हुई थी, वहाँ पे भी उन्होंने मुझे ये बात नहीं की और ना उन्होंने किसी ऑफिशियल पार्टी के किसी लीडर से ये बात कहलवाई। ये बात सरासर गलत है और मुझे दुख होता है कि ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, उसके बावजूद सोशल मीडिया पे और सभी मीडिया हाउस पे ये न्यूज़ पर बातें हो रही है और डिबेट हो रही है। तो मुझे ममता बनर्जी ने या पार्टी के किसी भी लीडर ने अपने एमपी पद से रिजाइन करने के लिए नहीं कहा। आगे बढ़ने के लिए खबर की ओर आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि देश में अपनी मांगों और अधिकारों को उठाने के लिए लोगों के पास अब प्रदर्शन का रास्ता ही प्रमुख माध्यम बनता नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ राकेश टिकैत ने कही है। टिकैत उस समय, आपको बता दें, गाजियाबाद के दौरे पर थे, जहां वो किसानों की जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामलों को लेकर वो जिला प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। उनके साथ, आपको बता दें, किसान संगठन के कई सारे वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। इसी दौरान, आपको बता दें, उन्होंने दिल्ली में हुए प्रदर्शन और युवाओं की भागीदारी पर प्रतिक्रिया वो दी है। टिकैत ने कहा है कि धीरे धीरे देश के लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रदर्शन को ही मुख्य माध्यम बना रहे हैं।
उनके अनुसार अब लोग जो है समझने लगे हैं कि अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज का युवा बेरोजगारी और पेपर लीक जैसी समस्याओं से परेशान है, जिसके कारण वो आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की ओर आकर्षित हो रहा है। उन्होंने ये भी टिप्पणी की है कि जो लोग पहले सरकार के समर्थन माने जाते थे, वही अब प्रदर्शन का हिस्सा बन चुके हैं। टिकैत के अनुसार यह स्थिति देश में बढ़ती बेरोजगारी और सिस्टम पर भरोसे को भी जो है वो कमी को दर्शाती है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर आपको बता दें, जब उनसे पूछा गया कि क्या भारतीय किसान यूनियन इसका समर्थन करेगी, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनका संगठन राजनीति से दूर रहता है और मुख्य रूप से किसानों के मुद्दे पर ही काम करता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल संगठन खुद अपने किसानों की समस्याओं को हल करने में व्यस्त है, इसलिए किसी अन्य आंदोलन का समर्थन करने के बाद अभी कोई फैसला जो है नहीं लिया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को इस प्रदर्शन में उठाई जाने वाली मांगों पर जो है गंभीरता से विचार करना चाहिए। टिकैत ने कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वो युवाओं की समस्याओं को सुने और उनका समाधान करें, क्योंकि आखिरकार सरकार देश के नागरिकों के लिए जो है वो ही बनी है। सरकार पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि सभी मांगों को तुरंत पूरा कर लिया जाए, लेकिन कम से कम उन पर संज्ञान लेना जाना भी चाहिए। उन्होंने आपको बता दें व्यंग्यात्मक लहजे में कहते हुए कहा है कि मामले में सरकार के मंत्री गंभीर घटनाओं पर भी जो है इस्तीफा नहीं देते, जिससे जवाबदेही पर सवाल उठ जाता है। टिकैत ने आपको बता दें प्रशासनिक अधिकारियों से गाजियाबाद में भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों पर भी जो है करीब 2 घंटे तक चर्चा की है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसका समाधान जो है वो प्राथमिकता के आधार पर ही होना चाहिए। तो किस तरीके से आपको बता दें, यहाँ पे जो है अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर जो है राकेश टिकैत ने अपनी बातें बोली। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि देखिए कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो यहाँ अपना प्रदर्शन कर रही है। अब प्रदर्शन ही एकमात्र रास्ता बचा है जहाँ पे जो है सरकार के सामने अपनी आवाज़ बुलंद की जा सकती है। तो सरकार से मांगों को लेकर जो है यहाँ संज्ञान लेने की बात उनके द्वारा कही गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी जो है वो चल रही है। पहाड़ों की दुर्गम भूगोलीय परिस्थितियों के बीच रोपवे नेटवर्क को परिवहन और पर्यटन का भविष्य माना जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की साझेदारी से आपको बता दें उत्तराखंड में 50 से ज्यादा यानी कि तकरीबन 51 नए रोपवे प्रोजेक्ट्स का बड़ा खाका जो है वो तैयार किया गया है, जिनकी कुल लंबाई करीब 160 किलोमीटर होगी। इन परियोजनाओं से न सिर्फ यात्रा आसान होगी बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी जो है नई रफ्तार मिलेगी। उत्तराखंड में आपको बता दें रोपवे अब केवल पर्यटन का साधन नहीं बल्कि आपको बता दें वो भविष्य की मजबूत पहचान और परिवहन व्यवस्था के रूप में भी उभर रहा है। उत्तराखंड रोडवेज डेवलपमेंट लिमिटेड यानी कि URDL के तहत राज्य में 51 रोपवे परियोजनाओं पर जो है वो काम चल रहा है, जिसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को आसान बनाना और चारधाम यात्रा को सुगम करना है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत आपको बता दें 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो सोनप्रयाग गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे और इसी के साथ गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे जो है वो बताया जा रहा है, जिसपे तेजी से काम चल रहा है। केदारनाथ रोपवे करीब 12.9 किलोमीटर लंबा होगा और इसे आपको बता दें PPP मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। वहीं हेमकुंड साहिब रोपवे लगभग 12.4 किलोमीटर लंबा होगा, जिससे श्रद्धालु की कठिन पैदल यात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। सरकार का अनुमान है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद यात्रा का समय जो है वो घंटों से घटकर जो है कुछ मिनटों का रह जाएगा, जिससे लाखों श्रद्धालुओं को जो है इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने जिन 51 रोपवे परियोजनाओं की पहचान की है उसकी कुल लंबाई जो है वो लगभग 160.75 किलोमीटर बताई जा रही है। इनमें धार्मिक स्थलों के साथ साथ पर्यटन और शहरी कनेक्टिविटी को जोड़ने वाले कई अहम रूट्स भी शामिल हैं, जैसे काठगोदाम से हनुमानगढ़ी, मसूरी से कैंपटी फॉल, ऋषिकेश से कुंजापुरी और चौपटा से तुंगनाथ। सरकार ने आपको बता दें इन परियोजनाओं को प्राथमिकता सूची पर रखा है, जिसमें देहरादून मसूरी रोपवे, यमुनोत्री रोपवे, इसी के साथ पूर्णागिरी रोपवे और कुंजापुरी रोपवे जो है वो प्रमुख तौर पर शामिल हैं। इन परियोजनाओं से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आपको बता दें ट्रैफिक जाम और पर्यावरणीय दबाव भी जो है वो कम होते हुए दिखाई देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि रोपवे परियोजनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, क्योंकि इनमें सड़क निर्माण की तुलना में जो है कम पर्यावरणीय नुकसान होता है और यात्रा अधिक सुरक्षित बनती है। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव तक प्रस्तावित रोपवे, हरिद्वार के चंडी देवी और मनसा देवी रोपवे नेटवर्क का विस्तार और इसी के साथ मसूरी देहरादून रोपवे जैसी परियोजनाएं शहरी और धार्मिक पर्यटन को जो है नई दिशा देने वाली हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड में 51 रोपवे परियोजनाओं का यह विशाल नेटवर्क राज्य को देश का सबसे बड़ा रोपवे हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद न सिर्फ चारधाम यात्रा आसान होगी बल्कि पहाड़ों की अर्थव्यवस्था, रोजगार और इसी के साथ पर्यटन को भी जो है नई उड़ान मिलेगी।
तो किस तरीके से देखिए चारधाम यात्रा भी आसान होगी और साथ ही पर्यटन और रोजगार दोनों को जो है यहाँ अवसर मिलेगा। पहाड़ों में विकास को नई ऊंचाई देने के लिए जो है सरकार लगातार यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उद्योग जगत से किस तरीके से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दरअसल वैश्विक कारोबारी जगत से जो है ये बहुत बड़ी खबर मानी जा रही है। अमेरिकी अदालत से कथित कानूनी राहत मिलने के बाद शेयर बाजार में जो है आई तेजी ने अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी को एक बार फिर से जो है वो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया है। इस उछाल के साथ उन्होंने आपको बता दें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले 3 हफ्तों में उनकी संपत्ति में भारी बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है देश और दुनिया के शेयर बाजारों में पिछले कुछ दिनों से अडानी समूह के शेयरों में जो है जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको बता दें अमेरिकी कानून मामलों में अडानी समूह को मिलनी राहत, और इसी के साथ आपको बता दें यहाँ पे जो है अब निवेशकों का भरोसा, और साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें अमेरिकी न्याय विभाग और इसी के साथ यूपीए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से जुड़े कथित मामलों में जो है बड़ी राहत के बाद निवेशकों का भरोसा एक बार फिर से जो है समूह पर मजबूत हुआ है। बताया जा रहा है कि सोलर एनर्जी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े कथित $25 करोड़ के आरोपों पर अब आगे कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं बढ़ाई गई है। इसके बाद वैश्विक निवेशकों ने अडानी समूह के शेयरों में जो है भारी खरीदारी जो है वो शुरू कर दी है, जिससे बाजार में जो है तेज उछाल भी देखने को मिला है। पिछले 3 हफ्तों में आपको बता दें गौतम अडानी की नेटवर्थ में लगभग $10 अरब का जो है यहाँ पर इजाफा दर्ज किया गया है। एक ही कारोबारी सत्र ने आपको बता दें उनकी संपत्ति $2.5 अरब तक जो है वो वृद्धि भी देखी गई है, जो बाजार में जो है निवेशकों को मजबूत वापसी को दर्शाता है। बात अगर आपको बता दें ताज़ा आंकड़ों की करें तो ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक गौतम अडानी की कुल संपत्ति अब लगभग $90 अरब तक पहुंच गई है, जबकि मुकेश अंबानी की संपत्ति लगभग आपको बता दें कि $88 अरब के आसपास जो है वो पहुंच गई है। इस तरह अडानी के समूह में आपको बता दें अडानी समूह के प्रमुख अब अंबानी से जो है करीब $1.2 अरब आगे निकल चुके हैं। इस उछाल के साथ आपको बता दें गौतम अडानी न सिर्फ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं बल्कि वैश्विक रैंकिंग में भी जो है उनकी स्थिति मजबूत हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब वो दुनिया के 22वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जबकि मुकेश अंबानी 24वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अडानी समूह की कंपनियों में आई ये तेजी मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बढ़ते निवेश और विदेशी निवेश के कारण हुई है। विदेश स्थानांतरित निवेशकों को उनकी वापसी से समूह के जो है शेयरों में नई मजबूती देखने को मिली है, जिससे बाजारों में जो है लगातार सकारात्मक माहौल भी बना हुआ है। बहरहाल देखें अगर कि जानकारों की माने तो जानकार ये भी मानते हैं कि वैश्विक बाजार की अस्थिरता और कच्चे तेल से जुड़ी परिस्थितियां आने वाले समय में जो है इन तेजी की दिशा में जो है वो तय करेंगी आखिरकार किस तरीके से तेजी जो है आगे देखने को मिलती है। लेकिन कुल मिलाकर कानूनी राहत और निवेशकों के भरोसे ने जो है गौतम अडानी को एक बार फिर से जो है एशिया के रईसों की सूची में जो है शीर्ष पर पहुंचा दिया है। शेयर बाजार में आई तेजी ने न सिर्फ अडानी समूह को मजबूत की है बल्कि भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो है यहाँ पर वैश्विक मंच पर जो है नई पहचान दिलाई है। अब नजर इस बात पर है कि ये तेजी आने वाले समय में आखिरकार कितनी स्थिति तक राहत दे पाती है। तो किस तरीके से आपको बता दें कि अडानी जो है वो फिर से एक बार जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। शेयर बाजार में जो है आपको बता दें कि जबरदस्त उछाल भी देखने को मिला। तो वहीं 3 हफ्तों में जो है $10 अरब की बढ़त यानी कि इजाफा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला है, क्योंकि निवेशकों का भरोसा जो है वो अब लौट गया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि भारत रूस संबंधों पर एक बार फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच से बड़े बयान सामने आए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी और आपको बता दें कि भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत एक महान देश है और उनकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। साथ ही पुतिन ने यह भी कहा है कि भारत अब किसी भी तरह का दबाव डालने की कोशिशों से ना सिर्फ गलत है बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के लिए जो है वो नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। रूस के आपको बता दें सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई सारी अहम टिप्पणियां की हैं। उन्होंने भारत को महान देश बताते हुए उनकी आर्थिक प्रगति और वैश्विक भूमिका की सराहना की है। पुतिन ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और इसी के साथ उसकी अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार जो है सभी देशों के साथ जो है अपने संबंध को आगे बढ़ाने की ओर अधिकार रखता है और इसमें किसी भी बाहरी दबाव की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। रूस के राष्ट्रपति ने आपको बता दें अमेरिका की ओर से इशारा करते हुए कहा कि कई बार अन्य देश भारत पर जो है रूस के साथ सहयोग कम करने का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी कोशिशें पूरी तरीके से जो है वो अनुचित होती हैं। उन्होंने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव डालने का प्रयास न सिर्फ बेकार है बल्कि ये भारत और अन्य देशों के आपसी संबंधों को भी जो है वो नुकसान पहुंचाता है।
पुतिन ने आगे ये भी कहा है कि भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये दशकों पुराने मजबूत रिश्ते को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि 1947 में जब सोवियत संघ ने भारत के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे, तभी से दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि रूस ने भारत के विकास और नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसकी प्रगति के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुतिन के अनुसार भारत ने अपने मेहनत और इसी के साथ प्रतिमा के दम पर आज वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति हासिल की है। रूसी राष्ट्रपति ने भरोसा जताया है कि आने वाले समय में भारत और रूस के बीच व्यापार 100 अरब डॉलर से भी अधिक हो सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश अब केवल ऊर्जा और परमाणु क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि नई तकनीक, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, भारत की ओर से भी विदेश नीति को लेकर अपना रुख वो स्पष्ट कर दिया गया है। भारत का कहना है कि वो अपने राष्ट्रीय हित, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पर निर्णय लेता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पुतिन का ये बयान भारत रूस संबंधों की मजबूती और वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका भी उसको रेखांकित करता है। साथ ही ये भी साफ संकेत दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद दोनों देशों की साझेदारी आगे और मजबूती से वो दिखाई देगी। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसी ही देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ। आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ TV7 भारत।